तो अपन अभी PSM का FMG स्पेसिफिक नोट्स है मेरे पास, जो सेरेबेलम 200+ के, उनके थ्रू रिवीजन करेंगे। ये नोट्स में हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है प्लस इसमें पिक्स नहीं है अभी, वो मैं ऐड ऑन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मोलॉजी ऑफ अ डिजीज़। सबसे पहली चीज़, एपिडर्मोलॉजी किसी भी डिजीज़ की, इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़, पहली चीज़ तो अपन कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं उस डिजीज़ के बारे में कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, जिसको अपन डिटर्मिनेंट कहते हैं, वो किस रेट से हो रही है और अभी तक कितनों को हो चुकी है, जिसे इंसिडेंस प्रिवलेंस यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है, जैसे किसी सीज़न में हो रहा है, कोई स्पेसिफिक प्लेस में हो रहा है, या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप में हो रहा है, या कोई स्पेसिफिक सेक्स या पर्सन में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ तो डिटर्मिनेंट मीन्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। HIV हो रहा है, सॉरी एड्स हो रहा है तो उसका पॉजिटिव एजेंट है HIV। स्वाइन फ्लू हो रहा है तो उसका पॉजिटिव एजेंट है H1N1। ऐसा फ्रीक्वेंसी मीन्स किस फ्रीक्वेंसी से डिजीज़ हो रही है, तो वो अपन को चीज़ बताती है इंसिडेंस। इंसिडेंस या नए केसेस कितने आ रहे हैं, और प्रिवलेंस क्या, पुराने केसेस प्लस नए केसेस, ओल्ड प्लस न्यू केसेस इज प्रिवलेंस, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली न्यू केसेस इट्स कॉल्ड इंसिडेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सबसे पहली बात है टाइम। अगर कोई बीमारी किसी स्पेसिफिक टाइम में या कोई भी एक कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन है, एग्जाम्पल के लिए ये भी बोल सकते हैं अगर कि रेनी सीजन में अगर देखें, स्पेसिफिक रेनी सीजन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि स्लिपरी हो जाती है रोड्स। मतलब इस टाइप की ही एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। टाइम में अपन देखते हैं सीजनल इन्फेक्शंस हो गए, जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, ये सब विंटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। देन कम्स टाइफॉइड एंड कोरेला, जो रेनी सीजन में मिलते हैं, फीकोरल डिजीज़ है। देन कम्स रोटा वायरस, जो विंटर में मिलता है, सेम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया है बच्चों में, ये भी फीकोरल डिजीज़ है। देन कम्स डेंगू एंड मलेरिया विच इज़ प्रीडोमिनेटली फाउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पार्टिकल ड्रॉपलेट्स का साइज़ जो लेस देन 5 माइक्रोन होता है ना, वो ट्रांसमिट हो सकता है मोस्ट इफेक्टिवली, क्योंकि उससे बड़ा साइज़ का तो पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, वो या तो जा नहीं पाता अपने एयरवेज में, या फिर जाकर वापस आ जाता है, पर ये 5 माइक्रोन का अंदर ही रह जाता है एयरवेज के अंदर या लंग्स के अंदर। तो इसलिए मोस्ट इफेक्टिव ट्रांसमिशन अगर साइज़ बात करें तो होता है लेस देन 5 माइक्रोन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेस में क्या है, जैसे काला अज़हार है, ये एक स्पेसिफिक प्लेस में ज़्यादा मिलता है। वो प्लेसेस अभी मेरे पास इसमें रिटर्न नहीं है, कुछ कुछ का पता है, उनका मैं बताता हूँ। बट जैसे काला अज़हार है, ये एक प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन पर है, इसका वेक्टर है फ्लेबोटेमस सैंडफ्लाई। आपको सबके वेक्टर्स वगैरह सब कुछ पता होने चाहिए, सब PYQ है, ठीक है। तो काला अज़हार का वेक्टर है फ्लेबोटेमस सैंडफ्लाई। फिर जैपनीज एंसेफ्लाइटिस है, इसका वेक्टर है क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिकस। क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिकस तो जैपनीज एंसेफ्लाइटिस का है। क्यूलेक्स ट्विंक्विनीफेशियटस फाइलेरियासिस का है। ओके, क्यूलेक्स है दोनों, पर ट्राइटेनोरियस एंसेफ्लाइटिस है, एंड फाइलेरियासिस वाले का नाम है ट्विंक्विनीफेशियटस। फिर काइलोफेशियल डिजीज़ है, काइलोफेशियल डिजीज़ सॉरी काइनोसुर फॉरेस्ट डिजीज़। काइनोसुर फॉरेस्ट डिजीज़ है, ये काइनोसुर फॉरेस्ट में ही मिलती है। इसका जो वेक्टर है वो हार्टिक है, हेमोफाइलेसिस जिसका नाम होता है। ओके, कोविड जैसे उस टाइम महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट केस थे। डायबिटीज़ मेलाइटस के तमिलनाडु में है। मलेरिया एनाफिलस वेक्टर है मलेरिया का, डेंगू का है एडिस इजिप्टी। मलेरिया का वेक्टर है एनाफिलस, डेंगू का है एडिस इजिप्टी। अब बात करते हैं पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन की। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में एज पे डिवाइड कर सकते हो आप और सेक्स पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे मीजल्स है 6 मंथ्स टू 3 ईयर की एज में सबसे ज़्यादा मिलता है। मम्स 5 to 9 ईयर की एज में मिलता है। चिकन पॉक्स 5 to 9 ईयर की एज में मिलता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये मोर देन 40 ईयर की एज में ज़्यादा मिलती है। कैंसर ओल्ड एज में मिलेगा। रूमेटिक फीवर 5 to 15 ईयर ऑफ द एज में मिलता है। रोटा वायरस लेस देन 2 ईयर एज के चिल्ड्रंस में मिलता है, जिनमें अगर वैक्सीनेशन नहीं तो और वो मोर प्रोन होता है। HIV 30 to 44 ईयर की एज में मिलता है। अब सेक्स के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये ध्यान रखना कि मैं ओवरी
का कैंसर या उसकी कंडीशन, या टेस्टिस का कैंसर या उसकी कोई भी कंडीशन को इसमें सेक्स के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्स रेस्ट्रिक्टेड होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर की, लंग कैंसर की और ओरल कैंसर की, ये दोनों मेल फीमेल में मिल सकते हैं, पर ये सिर्फ मेल में मिलेगा टेस्टिकुलर, और ओवेरियन सिर्फ फीमेल में मिलेगा। तो इसमें तो कोई डिस्टिंग्विश या डिवाइड करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो सेक्स रेस्ट्रिक्टेड है, उस सेक्स में मिलना ही मिलना है। बात ऐसी डिजीज़ की डिवाइड अपन कंपैरिजन उसका करेंगे ना जो दोनों में चांसेस हो। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, होता मेल में भी फीमेल में, पर फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, मेल में सिर्फ 1 to 2% केसेस मिलते हैं। लंग और ओरल कैंसर है, ये जैसे कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक। तो ये बात है इधर, ठीक है। फिर HIV फीमेल्स में कॉमन है, हाइपरटेंशन फीमेल्स में कॉमन है, डायबिटीज़ मेलाइटस मेल्स में है, कैटरेक्ट फीमेल में कॉमन है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है ये, ठीक है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये भी मेल्स में कॉमन है। तो ये सारे एग्जांपल्स पर्सन वाले हो गए। अब ये जस्ट पीडिया से भी कोरिलेट कर सकते हैं आप इसको, बट देख लो चाइल्ड किसको बोलते हैं, 0 to 18 ईयर वाले को। तो पीडियाट्रिक्स में 18 ईयर्स तक के बच्चे तक का अपन इंक्लूड करते हैं। इसमें एडोलसेंट होता है 10 to 19 ईयर, जीरियाट्रिक पर्सन होता है मोर देन 60 ईयर, पेरीनेटल पीरियड होता है 28 वीक गेस्टेशन से लेकर 7 days आफ्टर डिलीवरी इज पेरीनेटल पीरियड। 28 वीक गेस्टेशन टू 7 days आफ्टर डिलीवरी इज द पेरीनेटल पीरियड। पीरियड ऑफ वायबिलिटी मोर देन 28 वीक होता है। वेट मोर देन 1000 ग्राम, मतलब मैं इसको वो जो बताना चाह रहा था वो नहीं बता पाया एक्चुअली। पीरियड ऑफ वायबिलिटी की बात कर रहे हैं ना अपन, तो इसमें 3 चीज़ों से अपन इसको डिटरमाइन कर सकते हैं पीरियड ऑफ वायबिलिटी को। पहला तो है, अगर गेस्टेशन एज मोर देन 28 वीक है तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी मैटर कर गया बच्चा। वेट उसका 1 किलो से ज़्यादा है तो, या फिर जो लेंथ होती है, बर्थ लेंथ होती है, वो मोर देन 35 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट है वेट अगर 1 किलो से ज़्यादा है तो उसको अपन वायबल मानेंगे। गेस्टेशन इज मोर देन 28, लेंथ मोर देन 35, और बेस्ट हो गया वेट मोर देन 1 kg, ठीक है। अब देखते हैं एपिडर्मोलॉजिकल स्टडीज़ कौन कौन से टाइप की होती है, फिर उनको अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। पहली चीज़ तो एक टाइप होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशन मतलब आप जो कोई चीज़ ऑलरेडी हो रखी है आप सिर्फ उसकी स्टडी कर रहे हो। इसमें 2 टाइप होता है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव मतलब आप कोई डिस्क्रिप्शन बना रहे हो, हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन कर रहे हो, इसमें वही टाइम, प्लेस एंड पर्सन चेक करना पड़ेगा आपको। एनालिटिकल टेस्टिंग में अपने पास है, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो, कोई ऑलरेडी चीज़ हो, अपने पास डाटा वगैरह सब है, आप उसको बस टेस्ट कर रहे हो। जैसे कोहोर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल में अपने पास बात करें तो वो है इंटरवेंशनल। इसमें आप कोई एक तरीके से बात करें अपन तो टेस्ट कर रहे हो या फिर रिसर्च कर रहे हो। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल या फील्ड ट्रायल इसके अंदर आता है। इसमें हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं। अगर आप है ना कोई देखो नॉर्मली तो आप पहले अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बाद इधर आओगे टेस्टिंग के लिए एनालिटिकल में, और बाद में उसको कंफर्मेशन के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हो। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल वगैरह तो मोस्टली ड्रग्स वगैरह के में आते हैं, वो भी आप समझ में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कोहर्ट स्टडी की। कोहर्ट स्टडी ना ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, मतलब आगे की तरफ चलती है स्टडी। आज से अपन आगे बढ़ेंगे स्टडी को करते करते 5 साल, 6 साल, 10 साल, जब तक का अपना टाइम ड्यूरेशन होता है। पास्ट की कोई बात नहीं होती इसमें कोहर्ट स्टडी में, तो इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं। इंसिडेंस भी बोलते हैं, क्योंकि न्यू केसेस, करंट केसेस को इंसिडेंस बोलते हैं अपन, तो इसलिए इसमें इंसिडेंस भी बात करते हैं अपन। और ये कॉज टू अफेक्ट स्टडी है, यानी कि अभी अगर मैं बात करूँ कि स्मोकर्स और लंग कैंसर की बात करूँ तो अभी मैं सिर्फ वो केसेस लूँगा जो स्मोकर्स हैं, ना कि जिनको कैंसर है। तो कॉज इज़ ए स्मोकिंग, लंग कैंसर इज़ ए इफेक्ट, तो वी आर गोइंग फ्रॉम अ कॉज टू इफेक्ट इन दिस स्टडी। अब देखिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर, इसमें कोहर्ट स्टडी में क्या होता है कि आप है ना एक तो ग्रुप बनाओगे
टेस्टिंग के लिए इंडिविजुअल्स का जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एक ग्रुप बनेगा एक्सपोज का जो सब स्मोकिंग करते हैं, और एक ग्रुप बनेगा नॉन एक्सपोज का जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। फिर आप इनमें लंग कैंसर का इंसिडेंस दोनों में चेक करोगे कि आज से 10 साल बाद पीने वालों में कितनों में कैंसर मिला, नहीं पीने वालों में कितनों में कैंसर मिला। तो इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिस्क। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव रिस्क, जिसमें इंसिडेंस इन दी एक्सपोज्ड डिवाइड बाय इंसिडेंस इन दी नॉन एक्सपोज ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक्सपोज वाले 100 केसेस में से आपको 80 में लंग कैंसर मिल रहा है और नॉन एक्सपोज वाले 100 में से आपको 10 में कैंसर मिल रहा है, तो रिलेटिव रिस्क होगा 8, कि स्मोकर्स को लंग कैंसर होने का चांस 8 गुना ज़्यादा है नॉन स्मोकर से। तो ये अगर मोर देन 1 आता है ना तो रिलेटिव रिस्क पॉजिटिव है, एसोसिएशन पक्की है। बराबर आता है तो कोई एसोसिएशन नहीं है, और अगर लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब वो चीज़ प्रोटेक्टिव है। यहीं अगर है ना ये पॉइंट अगर ऐसा होता भाई स्मोकर में तो 10 में मिल रहा है, नहीं पीने वालों में 80 में मिल रहा है, तो मीन स्मोकिंग प्रोटेक्टिव है लंग कैंसर के लिए। लेस देन 1 आ रहा है ना, इन्वर्स आ रहा है, नेगेटिव एसोसिएशन आ रहा है, डेट मीन इट्स अ प्रोटेक्टिव बेनिफिशियल फॉर दी इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब एमसे के हिसाब से ना इसमें एक्चुअली ना इनमें बहुत फार्मूलाज है, एमसे के हिसाब से जो इधर है उतना ही ध्यान रखना है। तो अभी तक तो आगे की कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता टीचर, बट अपन मोस्ट कॉमन और बेसिक चीज़ों के हिसाब से काम करें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि 70-80% पेपर वहीं से ही आना होता है। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन अपन ने पहला देख लिया, रिलेटिव रिस्क, सब यही पूछने वाले हैं आपसे रिलेटिव रिस्क के बारे में। अब आ जाती है एट्रीब्यूटेबल रिस्क या पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये लेस कॉमनली पूछा जाता है, बट अगर सिर्फ एक बार मन लगा के सुन लोगे इसको तो मेरे को लगता नहीं कि एग्ज़ाम टाइम तक इसको भूलोगे। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है? ठीक है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क मतलब है कि जो कॉज है, मतलब जो इफ़ेक्ट है। ठीक है, एग्जांपल जो कैंसर हो रहा है, अब कम्युनिटी में यहाँ पर मैंने बात कर रहे थे वैसे में कि भाई 80 केस तो स्मोकर्स में थे और 10 केस नॉन स्मोकर में थे, टोटल 90 केस मिल गए मेरे को। ठीक है, अब इधर मेरे को पता लगा ना कि टोटल केसेस में से कितने % केसेस, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से है, मतलब कितने केसेस कोई भी कंडीशन के, जैसे कि कैंसर के कितने केसेस स्मोकिंग की वजह से। और अगर साफ भाषा में बोलूँ कि एब्सोल्यूट रिस्क, ठीक है, कितना % है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि इंसिडेंस इन दी एक्सपोज। तो एक्सपोज में अपन को 80 केसेस मिल रहे थे और नॉन एक्सपोज में 10 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ये कितना हो गया 70/80 इंटू 100, कैलकुलेट कर लेना जो भी। तो एट्रीब्यूटेड रिस्क आपको वैसे कैलकुलेट, एक तो डेफिनेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन वहाँ आएगी अगर तो वो इजी आएगी कि आप सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट कर सको, नहीं तो जो एग्ज़ाम की आप ये कब लेफ्ट आपको स्क्रीन होगी उसके ऊपर इधर या इधर एक जगह मेरे ध्यान नहीं है, शायद इधर कैलकुलेटर होता है तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एट्रीब्यूटेड रिस्क क्या है कि परसेंटेज ऑफ द लंग कैंसर जो स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें अपन देखो फॉर्मूला में ही तो अपन माइनस कर दे रहे हैं ना इंसिडेंस, नॉन एक्सपोज ग्रुप वाले इसमें माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कितने % एग्जैक्टली मुझे स्मोकर्स हैं जिनको लंग कैंसर हो रहा है। फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेड रिस्क, इसका मतलब क्या है कि अगर स्मोकिंग को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, मेरी पॉपुलेशन में से अगर मैं सिगरेट का सप्लाई ही बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो कितने % केसेस है ना एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या है, देखो जब आप फार्मूला में देखो कि आपने टोटल जो इंसिडेंस था 90, और उसमें से आपने नॉन एक्सपोज वाले को माइनस कर दिया, -10 कर दिया, तो मतलब 80 कौन सा अमाउंट था जो एक्सपोज वाले थे। ठीक है, टोटल कितने को कैंसर था 90 को, माइनस कर दिया अपने नॉन एक्सपोज वाले ग्रुप के कितने थे 10, इसका भाग दिया मैंने टोटल में वापस 90 से इंटू 100। तो जब मैंने ये करा तो इसका मतलब ये कितना आने वाला डिजिट 80, यही तो था एक्सपोज वालों में 80 ही तो मिल रहे थे अपन को केसेस। तो बेसिकली एट्रीब्यूटेबल रिस्क तो ये बता रहा है कि कितने कैंसर स्मोकिंग की वजह से है, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये बता रहा है अगर स्मोकिंग हटा देंगे ना तो कितने % केसेस कम हो जाएंगे। तो वही सारी बातें घुमा फिरा के अलग अलग जो भी थ्योरी बनाते हैं अपना नाम बनाने के लिए लोग,
तो ये 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अपन ऐसे डॉक्टर हमेशा अपने को मतलब होता है रिलेटिव रिस्क है कि भाई इस बंदे को नॉर्मल पॉपुलेशन से कितना % ज़्यादा रिस्क है, तो मेरे को हिसाब से इसको समझाना और ट्रीटमेंट लेना। जो एपिडर्मोलॉजिस्ट होता है वो देखेगा कि ये ना कितने स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो रहा है, तो उसको मतलब होता है एट्रीब्यूटल रिस्क। और जो पब्लिक हेल्थ मैनेजर होता है, ठीक है, PHP मैनेजर होता है, जो प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर मैनेजर जो होता है, उसको मतलब होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क से, क्योंकि उसको बस ये देखना है कि मेरे को तो हटाना है स्मोकिंग को, ताकि हटाने से मेरे को देखना है कि मेरी पब्लिक को या मेरी कम्युनिटी को कितना फ़ायदा होगा, तो वो उस चीज़ के हिसाब से सोचता है। अपन ट्रीटमेंट के हिसाब से देखते हैं तो अपन रिस्क देखेंगे, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एपिडेमियोलॉजिस्ट देखेगा कितनों को हो रहा है स्मोकिंग की वजह से और ये हटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसका, जितना मैंने ये बताया आपको यहाँ तक तो इसके ऊपर का तो पूरा आना चाहिए। ये फिर भी आप ध्यान रखना चाहो तो इतना ध्यान रख लो कि एट्रीब्यूटेड रिस्क, परसेंटेज ऑफ द लंग कैंसर एट्रीब्यूटेड टू स्मोकिंग, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेड रिस्क, अगर स्मोकिंग एलिमिनेट कर देते हैं तो कितने % केसेज बचते हैं, ये स्मोकिंग वजह से कितने केस हैं और स्मोकिंग एलिमिनेट करने के बाद कितने केस हैं, एग्जैक्टली की बात करो। अब देखो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, वर्ड टू वर्ड याद रखना है। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी एक कोहर्ट स्टडी का टाइप थी, 1948 USA में स्टार्ट हुई थी। एज ग्रुप इन्होंने लिया था 30 से 62 साल का। सैम्पल साइज़ था 4469 का। ये 1 मत समझ लेना, इसको ध्यान से देख लो एक बार, 9 बनाया हुआ है मैंने ना, 4469 का है। कैलकुलेटेड इंसिडेंस, इसमें अपन जो कैलकुलेट करते थे इंसिडेंस का, कौन सा इंसिडेंस कैलकुलेट करते थे, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का एवरी 2 ईयर। ठीक है, वहाँ पर देखो फ्रेमिंगम हार्ट डिजीज़ इज़ अ टाइप ऑफ कोहर्ट स्टडी, 1948 में USA में स्टार्ट हुई थी। 30 से 62 साल का एज ग्रुप है। 4469 इसमें टोटल पॉपुलेशन थी और हर 2 ईयर में इंसिडेंस कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का ये कैलकुलेट करते हैं। अब देखो केस कंट्रोल। केस कंट्रोल में बॉस यहाँ पर अपन बात करेंगे कॉज इफेक्ट टू कॉज, उल्टा चलेंगे इसमें। देखो कोहर्ट में अपन क्या कर रहे थे, कॉज से इफेक्ट तक जा रहे थे, यहाँ पे इफेक्ट टू कॉज जाएंगे। जैसे कि अब मैं जाऊँगा सीधे हॉस्पिटल में, जो लंग कैंसर वगैरह के हॉस्पिटल होते हैं, बोले आपके यहाँ पे कितने कैंसर है, मतलब लंग कैंसर के कितने पेशेंट्स हैं, उन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ पर लंग कैंसर के 90 पेशेंट हैं। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है उनसे मेरी बात करो या उनका डेटा दो, फाइल दो। अब उनका डेटा वगैरह में मैं बात करूँगा या फाइल चेक करूँगा, तो पूछूंगा आप स्मोकिंग करते थे 10 साल पहले या नहीं करते थे, करते थे नहीं करते थे। 80 ने बोला हम करते थे, 10 बोलते हम नहीं करते थे। ठीक है, तो ये होती है उल्टा जा रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, वो होती है केस कंट्रोल स्टडी। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन होता है ऑड्स रेशो। ऑड्स रेशो क्या है, फॉर्मूला ये AD/BC, इसको क्रॉस प्रॉफिट रेशो भी बोलते हैं। अब देखो फार्मूला का मतलब क्या है। मैं गया हॉस्पिटल में, मैंने लंग कैंसर के केसेस देखे, 70 तो यहाँ पे स्मोकिंग करते थे, 30 स्मोकिंग नहीं करते थे। ठीक है, और कंट्रोल तो मैं इसमें भी लूँगा। अब मुझे 100 लोग वो ढूंढने हैं, ठीक है, जो स्मोकिंग अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, पर वो हॉस्पिटल में नहीं है। अब 10 तो है ना उसमें से स्मोकिंग करते हैं पर कैंसर नहीं है, और 90 जो है स्मोकिंग नहीं करते और कैंसर भी नहीं है उनको। समझ रहे हो? देखो ये तो हॉस्पिटल वाले हो गए, ये रोड पे घूम रहे हैं जो स्मोकर्स। मैंने 100 लोग तो वो लिए जो हॉस्पिटल में स्मोकर थे 10 साल पहले, और 10 साल से स्मोकिंग करते हुए 100 लोग वो लिए जो रोड पे नॉर्मल घूम रहे हैं। अब उनमें से हॉस्पिटल में 70 जो थे उनको तो कैंसर हो गया, स्मोकिंग करते थे। इनको जिनको कैंसर हुआ है स्मोकिंग भी नहीं करते थे। 10 जो रोड पे घूम रहे हो स्मोकिंग करते पर कैंसर नहीं हुआ है, और इनको भी 90 को कैंसर नहीं हुआ पर ये स्मोकिंग भी नहीं करते। तो क्रॉस रेशो कैसा बनाना है आपको, इसको तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना AD और BC। अब देखो एग्ज़ाम में ये सब कुछ चीज़ याद नहीं आती। देखो वैसे अब बात तो ये है, एग्ज़ाम में ध्यान क्या रखना। देखो डिजीज़ है और रिस्पेक्टर है, ये वाला हो गया। डिजीज़ नहीं है, रिस्पेक्टर नहीं है, ये वाला हो गया। तो जिसमें दोनों चीज़ें हैं पॉजिटिव और जिसमें दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो, बच्चे को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बात है। ठीक है, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ABCD वहाँ पे ये बेसिक चीज़ याद होगा। जिनमें दोनों रिस्पेक्टर है और मल्टीप्लाई बाय, जिनमें दोनों में रिस्पेक्टर नहीं है डिवाइड बाय, नीचे दो चीज़ बची है। ओके,
अब देखो कोहॉर्ट स्टडी, सॉरी मतलब कोहॉर्ट नहीं एग्जैक्टली, इसमें अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कोहॉर्ट वर्सेस केस कंट्रोल। देखो कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, आगे जाते हैं इसमें हम, केस कंट्रोल रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, इसमें पीछे जाते हैं। कोहॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ 10 साल बाद ही होगा, और केस कंट्रोल फास्ट होती है, टाइम बचता है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं उनसे हिस्ट्री ले रहा हूँ पुराने 10 साल की, एक दिन में काम हो जाएगा। कोहॉर्ट एक्सपेंसिव है, जाहिर सी बात है 10 साल तक कोई काम करोगे पैसे तो लगने हैं, और ये चीप होगी केस कंट्रोल। कोहॉर्ट में आप इंसिडेंस कैलकुलेट कर सकते हो, रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, केस कंट्रोल में आप ऑड्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। कोहॉर्ट में रिकॉल बायस नहीं होता। ये जो मैंने AOD बना रखे ना, डी तो डिसएडवांटेज है, ये तो समझ भी आ रहा होगा डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या क्या है इसमें ना। तो देखो कोहॉर्ट में रिकॉल बायस नहीं होता क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, खुद हर टाइम नोटिंग कर रहे हो, तो रिकॉल बायस नहीं होता इसमें। पर उसमें रिकॉल बायस हो सकता है केस कंट्रोल में। वो बोले कि आप उनसे पूछे आप 10 साल पहले स्मोक नहीं करते, क्या पता वो 8 साल से करता हो, 12 साल से करता हो, 9 साल से करता हो ना, तो ये रिकॉल बायस हो सकता है उसमें। फिर कोहॉर्ट में लॉस ऑफ फॉलोअप होता है, जिसे अपन एट्रेशन कहते हैं। एट्रेशन या फिर लॉस ऑफ फॉलोअप मीन कि मैं मान लो मिस्टर एक्स को मेरे स्टडी में इंक्लूड करके 10 साल तक चेक करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, और वो आज एक स्मोकर है। मान लो वो देश छोड़ के चले गए तो, या फिर उन्होंने बीच में एकदम से स्मोकिंग छोड़ दी तो, ठीक है, तो मेरी तो केस ख़राब हो गया ना एक बंदा, ये चीज़ है। तो कोर्ट में लॉस ऑफ फॉलोअप या एट्रेशन होता है, केस कंट्रोल में ऐसा कुछ भी नो एट्रेशन का इशू होता है। कोहॉर्ट रेयर डिजीज़ के लिए काम में नहीं आता, जबकि केस कंट्रोल को आप काम में ले सकते हो। मान लो कोई आपको आज एक डिजीज़ मिलती है जो आपको पहली बार ही मिल रही है, अब आप उस बंदे से ही पूछो ना कि क्या क्या करते थे, उसमें चेकअप करो क्या क्या कॉज हो सकता है पुराना, या फिर आप रैंडम किसी को भी उठा के करोगे तो बहुत पॉसिबल टास्क नहीं है ना बिल्कुल भी, ये चीज़ है। कोहॉर्ट में हॉथन बायस होता है। हॉथन बायस क्या है कि विद टाइम मान लो है तो बंदा वो आपके सामने ही हमेशा, पर वो अब बीच में है ना अपना बिहेवियर उसने चेंज कर लिया, तो मान लो स्मोकर नॉन स्मोकर हो गया, नॉन स्मोकर स्मोकर हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड हॉथन बायस एंड दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द कोहॉर्ट स्टडी एंड इट्स नॉट सीन इन केस कंट्रोल स्टडी। एथिकल प्रॉब्लम्स कोहॉर्ट स्टडी में होती है क्योंकि एक स्मोकर है, आप उसको समझा नहीं रहे स्मोकिंग छोड़ने के लिए, बल्कि आप चुपचाप देख रहे हो कि इसको कैंसर कब होगा, ठीक है, तो इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स होती है, पर केस कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है। कोहॉर्ट में फिर लास्ट है मल्टीपल आउटकम्स आप एक साथ चेक कर सकते हो, ठीक है, और केस कंट्रोल में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। एग्जांपल अगर मैं दूं कि स्मोकिंग से उसको हार्ट डिजीज़ भी हो रही है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ भी हो रही है, स्ट्रोक भी हो रहा है, तो मल्टीपल आउटकम्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कोहॉर्ट में। पर केस कंट्रोल में आप कैसे चेक करते हो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स? स्मोकिंग है, ठीक है भैया स्मोकिंग है, वो बोलेगा मैं स्मोकिंग करता था, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता था, स्मोकिंग के साथ मैं गांजा भी पीता था, ठीक है, हुक्का भी पीता था, तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स को आप कंपेयर कर सकते हो ना, तो ये चीज़ है। और बट इतनी सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, ठीक है, जैसे अपनी गवर्नमेंट बायस्ड है, वैसे ये स्टडी भी जिन्होंने बनाई है वो लोग बायस्ड हैं कि कोहॉर्ट इज़ दी बेस्ट, ठीक है, हमेशा कोहॉर्ट बेटर होती है केस कंट्रोल से। अब देखो अपन ने अभी तक पढ़ा कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है, एक पढ़ेंगे अपन आगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी, फिर आता है इकोलॉजिकल। एक काम करता हूँ इसी पेज में पहले बता देता हूँ फिर ऊपर आते हैं ना। अब देखो एक छोटा सा है कन्फाउंडिंग। कन्फाउंडिंग क्या है? कोई भी फैक्टर जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों के साथ एसोसिएटेड होता है उसे कहते हैं अपन कन्फाउंडिंग, ठीक है, और इसको रिमूव करना अपन को अपने बैच बनाते हुए एक्सपेरिमेंटल एक्सपोज नॉन एक्सपोज वाले बहुत ज़रूरी होता है, और इसको रिमूव कर सकते हैं अपन बाय द प्रोसेस कॉल्ड मैचिंग। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोथ को फैक्टर, मान लो अगर 10 ऐसे देखो मैं एग्जांपल देखो मेरे जैसे तुम्हें कि अब बंदा स्मोकर है और लंग कैंसर है, वही देखो सेम एग्जांपल इसलिए चला रहा हूँ कि अब वो एक बैठ गया दिमाग में तो समझ में अच्छे से आ जाएगा ना। स्मोकर लंग कैंसर वाला एग्जांपल है। अब कोई लोग होते हैं कि वो नॉर्मली स्मोकिंग नहीं करते हैं, वो जब भी स्मोकिंग करते हैं जब वीकेंड होता है, दारू पी रहे होता है,
और कोई होते हैं वो रेगुलर स्मोकर होते हैं। अब मैं मेरे ग्रुप में, एक ग्रुप में तो मैंने रेगुलर स्मोकर भर लिए पूरे, और एक ग्रुप और अगर मैं उनको कंपेयर करूँ तो उनमें तो ज़्यादा जल्दी कैंसर होने के चांसेस है ना, या बजाय जिनके जो सिर्फ वीकेंड पे दारू के साथ ही पी रहे हैं, नॉर्मली नहीं पी रहे हैं। तो ये होता है कन्फाउंडिंग, कि एक्सपोजर आउटकम दोनों के साथ एसोसिएटेड होता है ना, जब कोई भी फैक्टर, वो चीज़ होती है कन्फाउंडिंग। तो इसको मैं ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि मैचिंग करूँगा। मेथड होता है, आपको जानना नहीं कैसे होता है, बस मैचिंग कन्फाउंडिंग को रिमूव करता है। ये क्या करेगा, दोनों ग्रुप्स में जो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा इन कोफैक्टर्स का। वैसे तो मैंने थोड़ा इसको एग्जांपल गलत यूज़ कर लिया स्मोकिंग का। चलो इसको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ, वही लंग कैंसर। ठीक है, अब एज की बात करें अगर लंग कैंसर की, अपन 10 साल के बच्चे में थोड़ी मिलेगा, 15 में भी नहीं मिलेगा, 20 में नहीं मिलेगा, 30 भी थोड़ा 40, 50, 60 के एज ग्रुप में। अब एक ग्रुप में तो मैंने जिसमें स्मोकर भरे हैं उसमें मैं सारे 50 साल के 60 साल के लोग भर रहा हूँ, और एक जो नॉन स्मोकर वाला ग्रुप में बना रहा हूँ उसमें सारे 10-20 साल के बच्चे भर रहा हूँ। तो ये तो बायस्ड होगी ना स्टडी मेरी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कन्फाउंडिंग। यानी कॉमन है ये कि एज भी ट्रिगर करती है लंग कैंसर को, वो भी एक बढ़ावा देती है लंग कैंसर को स्मोकर्स में। ठीक है, तो ये एक्सपोजर और आउटकम में दोनों ही कॉमन फैक्टर। वो पहले वाला एग्जाम्पल भूल जाना, एज वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है, और एक बार वापस सुन लेना अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो। अब देखो बायस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट बायस। सब्जेक्ट बायस बॉस क्या होता है कि जो सब्जेक्ट कौन है जिस पर अपन स्टडी कर रहे हैं ना, तो एक तो उसमें रिकॉल बायस हो सकता है, अगर केस कंट्रोल है तो ऑथन बायस हो सकता है, कोहर्ट है तो। फिर इन्वेस्टिगेटर बायस, रिकॉल बायस पता है वो पुरानी, केस कंट्रोल में वो पुरानी हिस्ट्री भूल जाता है, ऑथन में वो अपना बिहेवियर वाला था ना, हाँ बिहेवियर चेंज कर लेता है ऑथन में। फिर इन्वेस्टिगेटर बायस में क्या, इंटरव्यूअर बायस, कि मैं मेरी स्टडी को सही प्रूव करने के लिए इधर उधर गलत लोग डाल रहा हूँ कि भाई ठीक है सारे मैंने मतलब स्मोकर वगैरह मैंने ऐसे ले ली कि मेरी स्टडी सही प्रूव हो जाए, इस तरीके से मैं अपने ग्रुप को बना रहा हूँ। ठीक है, ये इंटरव्यूअर बायस हो गया, सिलेक्शन बायस हो गया इसके अंदर ही। फिर होगा था बर्किंसोनियन बायस। बर्किंसोनियन बायस क्या है कि मैं लंग कैंसर के पेशेंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, गायनेकोलॉजी के हॉस्पिटल में, डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंस इन द हॉस्पिटल एडमिशन ले रहा है। मतलब अब आपको लंग कैंसर के पेशेंट चाहिए तो आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएँ, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में थोड़ी मिलेंगे आपको, ये चीज़ होती है। ठीक है, फिर एनालाइजर बायस होता है जो कि कैलकुलेशन एरर होती है। अब देखो बायस को रिमूव करने के लिए ना ब्लाइंडिंग करते हैं। ब्लाइंडिंग अगर सिंगल, डबल, ट्रिपल 3 तरीके की होती है। सिंगल ब्लाइंडिंग में तो सब्जेक्ट को ही ब्लाइंड करते हैं, उसको नहीं पता होता क्या मिल रहा है। डबल में सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों को ब्लाइंड करते हैं मन, कि उनको उसको भी नहीं पता स्मोकर कौन है, नॉन स्मोकर कौन है, किसको क्या ट्रीटमेंट क्या चीज़ दे रहे हैं। ये बेस्ट होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। सॉरी, और ट्रिपल क्या है जिसमें एनालाइजर जो कैलकुलेशन वगैरह कर रहा होता है उसको भी नहीं पता। तो बेस्ट तो वो है ट्रिपल वाला, पर उसमें खर्चा वर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा, तो मोस्ट कॉमनली डबल को यूज़ करा जाता है। अब देखो क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को अपन स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं अपन। इससे आप प्रिवलेंस को स्टडी कर सकते हो, इससे आप ना कोई रिलेटिव रिस्क ना कोई ऑड्स रेशियो कुछ नहीं मिलता। एक मतलब क्या होता है कि ये एक टाइम फ्रेम है 2017 से 2018 का। अब मैं देख रहा हूँ कि 1 जून को, ठीक है, कितने लंग कैंसर के पेशेंट हैं। अब इसमें तो मेरे को आज मान लो आज दो पेशेंट एड हुए तो वो भी पता लग जाएगा, पुराने भी गिनने में आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, पर इसमें मेरे को रिलेटिव रिस्क, इंसिडेंस, ऑड्स रेशियो, एनीथिंग कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम में होती है और प्रिवलेंस मिलता है इससे। इसको स्नैपशॉट स्टडी बोलते हैं। मतलब स्क्रीनशॉट, जैसे एक पूरी मूवी चल रही है उसमें एक जगह का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो उस तरीके का ये स्नैपशॉट। फिर आता है इकोलॉजिकल स्टडीज़। ये एक सर्वे के टाइप की होती है, न्यूट्रिशनल सर्वे जैसे कि वो करते हैं अपन, कि मान लो एवरेज फैट इंटेक किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स में कितना है, कोई 100 खा रहा है, कोई 50 खा रहा है, कोई खा ही नहीं रहा है, कोई 20 खा रहा है, 30 खा रहा है, पर सबका 100 लोगों का अपन ने ऐड करा, उस डिवाइड बाय 100 करा, तो जो वो आता है, ठीक है, वो एवरेज निकलता है। तो ये एक न्यूट्रिशनल सर्वे टाइप इकोलॉजिकल होता है। ठीक है, अब आरसीटी से पहले मैं ये ऊपर वाला बता देता हूँ। ठीक है, एनालिटिकल स्टडीज़ में अपने साथ सबसे बेस्ट है कोहर्ट, फिर केस कंट्रोल, फिर क्रॉस सेक्शनल वो स्नैपशॉट वाला, और फिर इकोलॉजिकल। ये तीनों जो स्टडी है वो इंडिविजुअल पर होती है, एक पर्सन पर होती है। ठीक है, एक पर्सन पर या फिर 1 पर्सन पर।
ध्यान में, एक पर्सन पे पर इकोलॉजिकल ओवरऑल होती है पॉपुलेशन पर होती है। ठीक है, अब अपन एनालिटिकल देख ली, डिस्क्रिप्टिव जो अपन ने देखी थी, डिस्क्रिप्टिव और टाइम प्लेस पर्सन वो पॉपुलेशन पे थी। ठीक है, एनालिटिकल ये 3 इंडिविजुअल पे है, इकोलॉजिकल ही पॉपुलेशन पर होती है। अब अपन बात करते हैं RCT, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। इसमें हर एक वर्ड का मतलब है। R मीन्स रैंडमाइज मीन्स इक्वल एंड नोन चांस है हर एक पर्सन को कि वो कंट्रोल ग्रुप में जाएगा या फिर एक्सपोज्ड ग्रुप में जाएगा। देखो, अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। रैंडमाइजेशन मीन्स देयर इज़ अ इक्वल एंड नोन चांस फॉर एवरीवन टू फॉल इनटू एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप एंड अबाउट द कंट्रोल इफ इसका मतलब होता है कंपैरिजन ग्रुप, कंट्रोल इज कंपैरिजन ग्रुप। फिर ट्रायल कोई न्यू ड्रग के बारे में अपन जिसमें रिसर्च कर रहे हैं जिसके बारे में। देखो, RCT में यूनिट ऑफ स्टडी इज पेशेंट या जो केस होता है वो। अब तक यूनिट ऑफ स्टडी या तो पॉपुलेशन थी या इंडिविजुअल था पर अब यूनिट ऑफ स्टडी जो है वो पेशेंट है या केस है। रैंडमाइजेशन को अट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैंडमाइजेशन इज़ द हार्ट ऑफ द RCT, ध्यान रखना, रैंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ RCT, नॉट अफेक्टेड बाय अट्रेशन। ये केस और कंट्रोल दोनों को इक्वल चांस देता है, इसलिए इसका नाम रैंडमाइजेशन है। और रैंडमाइजेशन इज डन टू रिमूव सिलेक्शन बायस। सिंपल, रैंडमाइजेशन सिलेक्शन बायस को रिमूव करने के लिए होता है। इट्स द हार्ट ऑफ द RCT, नॉट अफेक्टेड बाय अट्रेशन एंड गिव्स इक्वल चांस टू केस एंड कंट्रोल टू एंटर इनटू ट्रायल। तो देखो, सबसे बेस्ट है इसमें जो बायस रिमूव करने के लिए होता है रैंडमाइजेशन। ये सिलेक्शन बायस और कंफाउंडिंग को रिमूव करता है। फिर मैचिंग है जो ओनली कंफाउंडिंग को रिमूव करता है। और फिर ब्लाइंडिंग है जो ओनली बायसेस को रिमूव करता है। देख लेना ये चीज़ है ना। अब देखो नेक्स्ट अब देखो सबसे बेस्ट है ना, एक तो होता है मेटा एनालिसिस, वो सबसे बेस्ट है आउट ऑफ दिस स्टडीज़। फिर RCT, फिर कोहॉर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल। अब देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में सबसे फर्स्ट फेज़ जो होता है वो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल का, जो अपन एनिमल्स पे करते हैं। फिर आता है, फिर ये फेजेस आते हैं देखो, जो क्लिनिकल ट्रायल में प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जो एनिमल्स पे करा जाता है उसको कभी कभी फेज़ 0 ट्रायल भी बोलते हैं अपन। सॉरी, गलत हो गया। देखो, पहला तो हो गया प्री क्लिनिकल ट्रायल जो एनिमल्स पे होता है। फेज़ 0 ट्रायल जो होता है ना, वो हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे करा जाता है। इसमें क्या करते हैं, 1 से 3 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर लेते हैं जिनको माइक्रो डोजिंग और ड्रग देते हैं देखने के लिए कि ये लीथल या फेटल तो नहीं है। ओके, अब फेज़ 1 में हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर लेते हैं अपन टू चेक सेफ्टी, टॉलरेंस, टॉक्सिसिटी और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ द ड्रग। फेज़ 2 में पेशेंट लेते हैं एफिशिएंसी चेक करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा फेलियर के चांस होते हैं मैक्सिमम। फेज़ 3 में भी पेशेंट होता है। इसमें कोई एग्जिस्टिंग ड्रग जो होती है उससे कंपेयर करते हैं कि इफेक्टिव तो है ना, नहीं तो कम इफेक्टिव होगी तो मार्केट में लॉन्च भी कर दोगे तो लॉस वाली ही चीज़ है, क्यों खरीदेगा कोई। और फेज़ 4 लॉन्ग टर्म और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस होती है। लॉन्ग टर्म और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं इसमें। ये लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। रिकमेंडेड ड्यूरेशन इसका होता है इनफाइनाइट, बट मिनिमम 10 to 25 ईयर्स तो होता ही होता है। ओके, फेज़ 0 हो गया हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर माइक्रो डोजिंग। फेज़ प्री क्लिनिकल में एनिमल्स। फेज़ 1 में हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर है सेफ्टी, टॉलरेंस, टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए। फिर पेशेंट है, उनमें एफिशिएंसी चेक करते हैं। मैक्सिमम पीरियड इसमें होता है। थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट RCT जो होता है, इसमें कंपेरिजन करते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ में। हाँ देखो, थ्योरीज ऑफ द डिजीज कॉजेशन। पहली चीज़ है स्पॉन्टेन थ्योरी ऑफ द डिजीज कॉजेशन में सबसे पहली थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। कोई भी डिजीज है वो खुद से ही जनरेट होती है, खुद से ही अकर होती है। ये किसने बोला था एरिस्टोटल ने। फिर जर्म थ्योरी दी थी लुइस पास्चर ने। मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी दी थी पैटन कॉफर ने। वेब कॉजेशन की थ्योरी दी थी मैकमोहन और पुग ने। ओके, एरिस्टोटल ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की दी, जर्म थ्योरी लुइस पास्चर, मल्टी फैक्टोरियल पैटन कॉफर, वेब ऑफ कॉजेशन दिया मैकमोहन एंड पुग ने। ये थ्योरी के बारे में अगर जानना चाहो तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन बताई थी खुद से होती है। जर्म थ्योरी मतलब कोई कीटाणु जो भी जर्म्स होते हैं उनसे होती है। मल्टी फैक्टोरियल की भाई मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। और वेब ऑफ कॉजेशन की हर एक कॉज एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई
चांस बनाता है कि ये डिजीज़ करने का। अब देखो एपिडर्मोलॉजिकल ट्रायड, इसमें है एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, कि भाई इन्वायरमेंट में होस्ट है और एजेंट है, ये डिसीज़ कर रहे हैं एपिडर्मोलॉजिकल ट्रायड। एपिडर्मोलॉजिकल ट्रायंगल क्या है कि एक टाइम में इन्वायरमेंट के अंदर एजेंट और होस्ट है, उनमें डिसीज़ हो रही है। और एडवांस्ड मॉडल क्या है कि एक टाइम में, ठीक है, इन्वायरमेंट है, सोशल, जेनेटिक, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों के होते हुए, ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर है और होस्ट है जो डिसीज़ हो रही है। यानी कि ट्रायड में तो कुछ नहीं है, तीन सिर्फ एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट है। ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में टाइम आ गया और एडवांस में ये सब चीज़ें डिटेल में आ गई सारी, ठीक है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। मेडिसिन के फादर है हिप्पोक्रेट, फर्स्ट ये यार 5 फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट लिखा है, ठीक है, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट थे और फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट थे सिंडेनम्स। मेडिसिन के फादर और ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है फर्स्ट वो है हिप्पोक्रेट, और फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो है सिंडेनम, फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट सिंडेनम। ओके, अब बात करते हैं इंसिडेंस प्रिवलेंस की। तो इंसिडेंस क्या है, नंबर ऑफ द न्यू केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000। तो इंसिडेंस इज अ रेट, इंसिडेंस इज अ रेट, प्रिवलेंस इज अ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रिवलेंस में न्यू प्लस ओल्ड केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन में कितने केसेस हैं वो है प्रिवलेंस इंटू 100, क्योंकि वो एक प्रपोर्शन है। और टोटल पॉपुलेशन जो एट रिस्क है उसमें न्यू केसेस कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, वो है इंसिडेंस, एक रेट है, ठीक है। ऐसे याद रखना ना, इंसिडेंस इज अ रेट, प्रिवलेंस इज अ प्रपोर्शन, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। न्यू ओल्ड केसेस आपको पता ही है, अब ध्यान रखना कि प्रिवलेंस टोटल पॉपुलेशन पर होता है और ये टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क पर होता है, ठीक है। प्रिवलेंस का फॉर्मूला है, प्रिवलेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ड्यूरेशन पता है तो आप प्रिवलेंस, मतलब फॉर्मूला है प्रॉपर है कि भाई प्रिवलेंस इज इक्वल्स टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, प्रिवलेंस इज इक्वल्स टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, प्रिवलेंस इज इक्वल्स टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, प्रिवलेंस इज इक्वल्स टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। अब देखो, अ न्यू ड्रग डिक्रीज डेथ बट डू नॉट क्योर, यानी कि वो डेथ कम कर रही है, क्योर नहीं कर रही है, सिर्फ डेथ कम कर रही है, तो वो ओल्ड केसेस को बढ़ा रही है जो मर जाते हैं। तो ये एक तरीके से इंसिडेंस तो सेम है बट प्रिवलेंस को बढ़ा रही है। और अ न्यू वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव देन ओल्डर वैक्सीन, तो एक न्यू वैक्सीन आ गई जो पुरानी से मोर इफेक्टिव है, तो ये करेगी इंसिडेंस को भी कम कर देगी और साथ साथ में धीरे धीरे प्रिवलेंस को भी कम कर देगी, क्योंकि न्यू केसेस तो आगे जाके ओल्ड बनते हैं, तो ये दोनों को कम करेगी। तो ऐसे एग्जाम्पल से थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैक्सीन वाला है तो इसलिए फिर दोनों कम करेगा, ड्रग है उसमें ये वाला एग्जाम्पल जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन थ्रू एनालिटिकल, देखा ही था शुरुआत में जो वो चार्ट था। प्रिवलेंस स्टडी इज़ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड एसेंशियल पर्पस ऑफ रैंडमाइजेशन इन आरसीटी इज़ टू रिमूव सिलेक्शन बायस। रैंडमाइजेशन सिलेक्शन बायस को रिमूव करने के लिए करते थे। प्रिवलेंस स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, स्नैपशॉट जो थी, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन थ्रू एनालिटिकल। देखो ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हुई थी ना, स्नैपशॉट जैसे प्रिवलेंस मिल रहा था न्यू ओल्ड केसेस, पर इंसिडेंस नहीं मिलता उसमें, ये सब चीज़ें। अब देखो इम्यूनिटी और ओके, अरे वैक्सीन वाला चैप्टर है, इसको मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करता हूँ, अभी इतना ही कंप्लीट कर पाऊँगा।